साथियों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम आरकेएसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आरकेएसएमबी के असेसमेंट के परिचय, उसकी समय सारणी व उसके प्रारूप के बारे में, प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के बारे में, वितरण के पश्चात आकलन की तैयारी व उसके क्रियान्वयन के बारे में, आकलन के पश्चात ओसीआर की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में, तथा ओसीआर अपलोड हेतु हमारे लिए ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, इनके बारे में ये चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला हमारा जो बिंदु रहेगा आरकेएसएमबी के असेसमेंट का परिचय। आरकेएसएमबी के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम असेसमेंट क्या है, ये किसके लिए है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ये कब होगा, इसके बारे में भी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा बिंदु है कि आरकेएसएमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है। आरकेएसएमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है, ये नवंबर माह में होने वाला आरकेएसएमबी के जो आकलन है वो नवंबर माह में होने वाला राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। और इसमें 3 विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषयों की परीक्षण का किया जाएगा। उसकी 3 विषयों का जो परीक्षण है इसके अंदर किया जाएगा। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, कक्षा से नीचे के स्तर व कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न इस आकलन के अंदर पूछे जाएंगे। तो 2 बातें ध्यान देने योग्य है इस आरकेएसएमबी के आकलन के बारे में कि इसमें शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। इसमें 3 विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषयों का परीक्षण होगा तथा इस आकलन के माध्यम से कक्षा से नीचे के स्तर तथा कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि आरकेएसएमबी के आकलन तथा SA1 का जो आकलन हम जो नियमित परीक्षाओं के माध्यम से करते हैं, उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ये जो आकलन का जो महत्वपूर्ण अंतर जो इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि आरकेएसएमबी के SA1 में केवल कक्षा की स्तर की दक्षताओं का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, परंतु आरकेएसएमबी के आकलन में कक्षा के नीचे की स्तर की दक्षताओं का भी परीक्षण किया जाएगा। ये इस आकलन का महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा से नीचे की स्तर की दक्षताओं का परीक्षण आरकेएसएमबी के आकलन में किया जाता है, जबकि SA1 के अंदर इस प्रकार का आकलन नहीं किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है, SA1 में जो प्रश्न पत्र है वो विद्यालय स्तर पर बनता है, परंतु आरकेएसएमबी के जो आकलन है उसमें पत्रक विभाग द्वारा विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा। तथा तीसरा जो अंतर है, आरकेएसएमबी के आकलन की डाटा प्रविष्टि आरकेएसएमबी के ऐप द्वारा केवल एक फोटो के माध्यम से जांच व एंट्री की जाएगी, जबकि साधारणतया जो विभागीय परीक्षाएं होती है उसके अंदर जो आकलन की डाटा प्रविष्टि है व्यक्ति को मैनुअल करनी पड़ती है, जबकि आरकेएसएमबी के आकलन में आरकेएसएमबी के ऐप के द्वारा ही इसका मूल्यांकन भी होगा, इसकी जांच भी होगी और इसकी डाटा एंट्री भी स्वतः ही आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से हो जाएगी। तो ये 3 मोटे अंतर SA1 और आरकेएसएमबी के आकलन के अंदर है, जो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जो शिक्षकों की सहायता के लिए बनाई गई है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें आरकेएसएमबी के ऐप की भूमिका क्या रहेगी। ये आकलन जो हम करने वाले हैं इसमें आरकेएसएमबी के ऐप की भूमिका क्या रहेगी, ये हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये ओसीआर तकनीक के द्वारा केवल आप एक फ़ोटो खींचनी होगी और डाटा एंट्री दोनों कर पाएंगे। एक फ़ोटो के माध्यम से ओसीआर टेक्निक के द्वारा फ़ोटो खींचकर जांच भी हो जाएगी और डाटा एंट्री भी हो जाएगी, और कुछ ही दिनों के बाद आपको आपकी कक्षा के बारे में अंतर्दृष्टि, यानी स्टूडेंट की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आकलन की मूल अवधारणा क्या है, ये आकलन हमें क्यों करना है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, किस उद्देश्य से इस आकलन को राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण राज्य के अंदर वृहद स्तर पर इतना जोर देकर इस आकलन को करवाया जा रहा है। इसकी मूल अवधारणा के जो 3 मुख्य बिंदु है जिसके बारे में आज हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला बिंदु है कि आकलन के आधार
इसका पहला बिंदु जो है, आकलन के आधार पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आकलन का डेटा केवल शिक्षकों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। दूसरा, शिक्षक का बोझ कम करना इस आकलन का दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षकों के सामने नियमित परीक्षाओं का जब आयोजन करवाया जाता है तो शिक्षकों के सामने जो प्रश्न पत्र निर्माण करना, उत्तर पुस्तिका की जांच करना, डेटा की प्रविष्टि करना, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी करना, ये सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर एक तरीके से बोझ के तौर पर शिक्षक के सामने होते हैं। लेकिन RKSMB के आकलन की जो प्रक्रिया RKSMB के ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण उत्तर का विभाग द्वारा आपके लिए किया जाएगा, एक विभागीय स्तर पर होगा। उत्तर पुस्तिका की जांच, डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड की तैयारी सब कुछ RKSMB के ऐप के द्वारा ऑटोमेटिक ही कर दी जाएगी। इसकी तीसरी मूल अवधारणा है कि शिक्षक की मदद करना। RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन की मूल अवधारणा शिक्षक की मदद करना, जिसमें उपचारात्मक अवधि के दौरान प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों के समर्थन करने के लिए सुझाव प्रदान करेगा कि विद्यार्थी ने कौन सी दक्षता को प्राप्त किया है, अपने कक्षा स्तर की दक्षताओं को वो प्राप्त कर पाया है या नहीं कर पाया है। इसके बारे में RKSMB के आकलन की अवधारणा के द्वारा आपको सुझाव प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा मुख्य बिंदु है कि इसकी समय सारणी क्या होगी और इसका प्रारूप क्या होगा। तो RKSMB के आकलन का जो प्रारूप के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, तो इसके अंदर कक्षा 3 से 5 का जो विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो कक्षा स्तरीय दक्षताओं की जांच के लिए इस आकलन को किया जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 15 होगी। कुल 15 प्रश्न इस आकलन के अंदर पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताओं के बारे में प्लस कुछ कक्षा स्तर की दक्षताओं के बारे में रहेगा। मतलब आपके सामने जो वर्कबुक दी गई है उसमें कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताओं के बारे में कुछ वर्कशीट्स दी गई है, उनको अगर आपने विद्यालय स्तर पे सॉल्व करवाया है तो वो पूर्व कक्षा से स्तर की पूर्व की दक्षताएं तथा कक्षा स्तर पर वो पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, इसके बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रारूप रहेगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी। इन 15 प्रश्नों के माध्यम से ही विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा और 3 विषयों की होगी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसमें इनलाइन प्रश्न उत्तर पत्रक हिंदी, अंग्रेजी और गणित के 15 प्रश्न होंगे। अब प्रश्न पत्र कैसा होगा, इसका प्रारूप हमने आपके सामने ये यहाँ पर दिया है। इस प्रश्न पत्र प्रारूप को अगर अपन देखें तो प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखें तो प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक एक ही सीट के अंदर होंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही सीट के अंदर होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका है कि विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। तीसरे बिंदु के बारे में जब हम बात करें तो ग्रेड कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने ही टिक करें। इसके लिए आपको कोई अलग से OCR सीट नहीं प्रदान की जाएगी। प्रश्न पत्र में ही उसके सामने जो विकल्प दिया होगा उसके सामने आपको टिक करना होगा। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षक RKSMB के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे और स्कैन करके RKSMB के ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन स्वतः ही होगा। ये कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए होगा, लेकिन कक्षा 6 से 8 का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा कुछ अलग है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसके लिए जो OCR सीट होगी उसका विकल्प आपके सामने अलग तरीके से दिया हुआ होगा। OCR सीट, अलग OCR सीट में सही विकल्प के चयन करने के लिए एक OCR सीट होगी और एक प्रश्न पत्र होगा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु अगर अपन देखना चाहें तो इसके अंदर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक अलग अलग शीट में होंगे। प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पत्रक अलग होगा। इसमें विद्यार्थी को प्रश्न पत्र से प्रश्न को पढ़कर जो सही विकल्प है उस सही विकल्प का OCR उत्तर पत्रक में टिक करना होगा। जो एग्जैक्ट, अगर आंसर A सही है तो A वाला बॉक्स के ऊपर चेक मार्क करना होगा उत्तर पत्रक के अंदर। दूसरा, जब हम बात करें कि ये विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा, OCR पत्रक भी भेजा जाएगा और प्रश्न पत्र भी भेजा जाएगा। और तीसरी बात करते हैं, शिक्षक जो है RKSMB के ऐप का उपयोग करके
ओसीआर उत्तर पत्रक का स्कैन करेंगे। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस प्रश्न पत्र का स्कैन आपको नहीं करना है, इस ओसीआर उत्तर पत्रक को ही आपको स्कैन करना है। और स्कैन करते समय जो महत्वपूर्ण बात क्या होगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, उसको जरूर ध्यान से देखें। जो विद्यालय स्तर पर परीक्षा का किस प्रकार से आयोजन करवाया जाना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे के वीडियो में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि RKSMB के आकलन की समय सारणी क्या रहेगी, कौन से समय पे कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। तो ये आयोजन RKSMB के आकलन जो है 2 स्तरों पर करवाया जाना है, कक्षा 3 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके लिए एक अलग अलग टाइम टेबल निर्धारित किया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो पहला टाइम टेबल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कक्षा 3 से 5 के लिए दिनांक 3 नवंबर 2022 को जो गुरुवार का दिन है, 4 नवंबर 2 शुक्रवार का दिन है और 5 नवंबर 2022 को शनिवार का दिन है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को समय जो रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तक, यानी कुल 1 घंटा 10:30 AM to 11:30 AM, टोटल 1 आवर। इसके अंदर 3 नवंबर को हिंदी की परीक्षा का आयोजन होगा, 4 नवंबर को अंग्रेजी की परीक्षा का आयोजन होगा और 5 नवंबर को गणित की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समय एक ही रहेगा, 10:30 to 11:30 AM। संपूर्ण राज्य में एक ही समय पर इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। अलग अलग परीक्षाओं का, अलग अलग विषयों की परीक्षाओं का आयोजन हमें अपने स्तर पर नहीं करना है। राज्य सरकार के द्वारा तथा शिक्षा विभाग के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न पत्रों का और इनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। RKSMB के आकलन के जो कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षाएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें तो उसका जो टाइम टेबल रहेगा, कक्षा 6 से 8 के बारे में चर्चा करते हैं। 3, 4 और 5 नवंबर को ही इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। समय वही 10:30 AM to 11:30 AM, 1 आवर का रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। 3 नवंबर को कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी रहेंगे उनकी गणित की परीक्षा होगी, 4 नवंबर को हिंदी की परीक्षा होगी और 5 नवंबर को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन 3, 4 और 5 नवंबर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 10:30 AM to 11:30 AM के बीच में इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान रखें कि जिस दिन को और जिस दिनांक को जिस विषय की परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उस दिन, उस दिनांक और उसी समय पर इस प्रश्न पत्र का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि अलग विषय का 3 नवंबर को हम अगर अलग विषय का प्रश्न पत्र करवाना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। आप इसका विशेष ध्यान रखें। 3 नवंबर को कक्षा 6 से 8 तक गणित, 4 नवंबर को हिंदी और 5 नवंबर को अंग्रेजी विषय का आकलन होना है। तो उन्हीं विषयों का आकलन जो आपके सामने जो दिनांक दी गई है उसके सामने इसका करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न पत्र का संग्रहण एवं वितरण किस प्रकार से होगा। इसकी एक समय सारणी जो हमारे पास विभाग के द्वारा प्रदान की गई है वो इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस समय पे कौन से प्रश्न पत्र को कौन से प्रश्न पत्र को किस अधिकारी के द्वारा किस स्तर पर वितरित किया जाना है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बता देना चाहें कि जिला डाइट प्रिंसिपल प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र, पेपर संग्रह, पेपर वितरण और जिले में RKSMB के मूल्यांकन के परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो डाइट जिला स्तर पर स्थित जो डाइट का प्रिंसिपल है वही प्रश्न उत्तर पेपर के संग्रहण का कार्य करेंगे, वही पेपर वितरण का कार्य करेंगे और जिले में RKSMB के मूल्यांकन के परीक्षाओं के संचालन का भी कार्यभार उन्हीं के पास दिया गया है। तो वितरण के लिए समय सीमा क्या है, सभी शिक्षक साथी आप देख ही चुके होंगे कि राज्य से जिला स्तर तक प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रकों की वितरण की जो प्रक्रिया है 20, 21, 27 और 28 अक्टूबर को होनी थी। जो जिला संग्रह केंद्र पर इन प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाना था
और डाइट प्रिंसिपल इसके लिए अधिकृत व्यक्ति थे और उनके साथ 2 परीक्षा प्रभारियों को भी लगाया गया है। तो ये वितरण ऑलरेडी हो चुका है। और जब दूसरी बात करते हैं तो जिला से ब्लॉक स्तर पर क्या रहेगा, जिला से ब्लॉक स्तर पर बात करें तो इसका जो वितरण किया जाना है 31 अक्टूबर को जिला से ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक नोडल सेंटर सीबीओ द्वारा चुना जाएगा और सीबीओ इसके अधिकृत व्यक्ति रहेंगे। ब्लॉक से पंचायत स्तर पर जो वितरण किया जाना है वो 1 नवंबर को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा, और संग्रहण के अंदर पीईओ या यूसीईओ विद्यालय होंगे और जो अधिकृत व्यक्ति होंगे पीईओ या यूसीईओ होंगे, तथा पंचायत से जो विद्यालय के लिए प्रश्न पत्रों का जो वितरण है वो दिनांक 1 से 2 नवंबर के बीच किया जाना है, और इसका संग्रहण केंद्र जो रहेगा वो विद्यालय रहेगा और इसके जो प्रभारी रहेंगे वो प्रधानाचार्य रहेंगे। तो ये हमारे सामने मोटी मोटी सी जो जानकारी हमारे सामने थी कि वितरण की प्रक्रिया क्या होगी, राज्य से जिला स्तर पर किस प्रकार से करेंगे, जिला से ब्लॉक स्तर पर किस दिनांक को 31 अक्टूबर को होना है, और ब्लॉक से पंचायत पर 1 नवंबर को होना है, और पंचायत से विद्यालय स्तर पर 1 से 2 नवंबर के बीच में प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाना है। तो साथियों, इस वितरण की प्रक्रिया के अंदर, संग्रहण एवं वितरण की प्रक्रिया के अंदर ये किस प्रकार से किया जाना है, तो प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के एक उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केंद्र को नियत करेंगे, जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। ये कार्य ऑलरेडी हो चुका है, और डिलीवरी पॉइंट का जो एड्रेस है वो प्रिंटर को ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, और वहाँ पर प्रश्न पत्र ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। दूसरा बिंदु, प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन को चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो चुके। इस टीम को पेपर रिसीव करने हैं, और जो डिलीवरी डेट रहेगी 20, 21, 27 और 28 अक्टूबर, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगाई गई है। तो संग्रहण केंद्र एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतया प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे, अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने एवं इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के जो पैकेट हैं, बॉक्स हैं, पीईओ वार व यूसीओ वार प्राप्त होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें ध्यान देने योग्य कि जो संग्रहण केंद्र पर जो प्रश्न पत्रों के वो पैकेट होंगे, प्रश्न पत्रों के पैकेट या जो बॉक्स होंगे वो पीओ वार या यूसीओ वार हमें प्राप्त होने वाले हैं। पीओ को उसके अकॉर्डिंग प्राप्त होने वाले हैं, और यूसीओ को यूसीओ के वार प्राप्त होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिला प्रभारी को ये सुनिश्चित करना है कि पेपर उच्चतम सुरक्षा के साथ रखे गए हैं, और 31 अक्टूबर तक जिलों में रहे पैकेट वितरित, खोले आदि नहीं होने चाहिए, और कमरे को हर समय सील किया जाने वाला। ये महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस बिंदु को ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के साथ उसको रखना है, और 31 अक्टूबर तक वो जिला केंद्र पर ही रहने हैं। इसको हर समय सील किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये समान प्रश्न पत्र योजना के तहत इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। संपूर्ण राज्य में एक समय पर एक साथ इस परीक्षा का आयोजन होना है, तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में जब बात करें, डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक, जिले से ब्लॉक तक वितरण किस प्रकार से किया जाना है, तो प्रथम बिंदु के अनुसार अगर अपन देखें तो जिले से ब्लॉक तक सीबीओ को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र से प्रश्न पत्र लेने होंगे। यानी प्रत्येक सीबीओ जो है जिला संग्रहण केंद्र और वितरण केंद्र से प्रश्न पत्रों को रिसीव करेंगे। उसके बाद में सीबीओ को मूल्यांकन पेपर बॉक्स के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। यानी प्रश्न पत्रों के संग्रहण के लिए ब्लॉक स्तर पर सीबीओ को ही मूल्यांकन पेपर के बॉक्स को संग्रह करने के लिए व्यवस्था करनी होगी। और जिला स्तर पर संग्रह करने की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर 2022 है। तो सीबीओ को ये सुनिश्चित करना है कि सभी बॉक्स, सभी पैकेट, सभी पंचायतों, स्कूलों को निर्देशित समय सीमा के अनुसार ही वितरित किया जाए। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसके ऊपर ध्यान देने योग्य बात है कि 31 अक्टूबर तक ये जिला स्तर पर रहेंगे। उसके बाद में 1 और 2 नवंबर को ब्लॉक स्तर से पीओ स्तर तक वितरित किया जाना है। तो समय सीमा के अनुसार ही वितरित किया जाना महत्वपूर्ण
है। अगर समय सीमा में वितरित नहीं होंगे तो प्रश्न पत्रों को सही समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। तो ये दिनांक 31 अक्टूबर तक जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक इसका वितरण किया जाना होगा। अब कुछ ऐसे विद्यालय जो नो पीओ या विदाउट पीओ विद्यालय हैं, तो ऐसे स्तर पे क्या किया जाना है, शाला दर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा जिसकी तिथि 14 सितंबर 2022 के आधार पर ये पैकिंग करवाई गई है। अर्थात 14 सितंबर, ये महत्वपूर्ण बिंदु, 14 सितंबर 2022 तक आपके शाला दर्पण पर जितने विद्यार्थियों का नामांकन था, उस नामांकन के आधार पर ये प्रविष्टि पैकिंग करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीओ या यूसीओ के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट या अलग बॉक्स जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित होगा। यानी कहने का मतलब 14 सितंबर 2022 को अगर कोई विद्यालय नो पीओ या विदाउट पीओ के साथ रहा है तो उसके लिए अलग से एक पैकेट जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित किया हुआ होगा, वो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए एक एक पैकेट प्रोवाइड करवाया। ब्लॉक स्तर पे, माफ़ी चाहूँगा, ब्लॉक स्तर पे नहीं है, जिला स्तर के ऊपर एक एक पैकेट उपलब्ध करवाया गया है। तो वो नो पीओ या विदाउट पीओ के साथ रहेगा। नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी गई विद्यालय की सूची का अवलोकन कर उनके पीओ तथा यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा और ये जिम्मेदारी सीबीओ की रहेगी। अगर नो पीओ या नो यूसीओ वाले जो विदाउट पीओ वाले जो विद्यालय हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये इसको निर्धारित करने का मुख्य कार्य सीबीओ का है। उसमें नए पीओ या यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा कि इसका पीओ कौन होगा या यूसीओ कौन होगा, और ये निर्धारित करके वो पैकेट उनको वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों के समस्त संबंधित पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण की दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे कि किसी पीओ या यूसीओ के साथ मैप ना हो। यानी नो पीओ या विदाउट पीओ वाले जो विद्यालय हैं उसके सामने पैकेट्स के साथ संबंधित पीओ तथा यूसीओ के पैकेट के साथ इस बॉक्स को टैग करके सीबीओ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है पीओ या यूसीओ, उसको 31 अक्टूबर 2022 से पहले ही ऐसे विद्यालय, कोई भी ऐसा विद्यालय ना बचे जिससे पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं हो। प्रश्न पत्र संग्रहण जो ब्लॉक से पंचायत स्तर पर या विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से किया जाना है, ये 1 व 2 नवंबर को जैसा कि समय सारणी में दर्शाया गया है इसमें होगा। समस्त सीबीओ 1 नवंबर 2022 को अपने परिक्षेत्र में आने वाले जितने भी पीओ साहिबान हैं और यूसीओ साहिबान हैं उनको प्रश्न पत्र के पैकेट का वितरण करेंगे और वे इसके साथ साथ नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स में जो रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी संबंधित पीओ या यूसीओ को वितरित कर देंगे। यानी जो पीओ सीबीओ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उस नो पीओ या यूसीओ वाले विद्यालय में उस पीओ को उन प्रश्न पत्रों का वितरण कर दिया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, प्रत्येक पीओ तथा यूसीओ दिनांक 1 नवंबर 2022 और 2 नवंबर 2022 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र के जो एनवेलप वितरण करेंगे। यानी पीओ को भी 1 नवंबर व 2 नवंबर को ही सीबीओ से प्रश्न पत्र को प्राप्त करके अपने विद्यालयों को प्रश्न पत्रों के एनवेलप वितरित कर देने हैं। पीओ तथा यूसीओ के जो पैकेट बॉक्स में उनके क्षेत्र के अधीन जो समस्त राजकीय विद्यालयों में हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। यानी 3 से 8 तक के बॉक्स के अंदर बंद हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। इसके अलावा उनके क्षेत्राधीन स्थित जितने भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक के गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध करवाया गया है। यानी गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है उसका अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाया गया है। तो जितने भी सीबीओ साहिबान और यूसीओ साहिबान और पीओ साहिबान को प्रश्न पत्रों का वितरण ब्लॉक स्तर से पीओ स्तर पे या यूसीओ स्तर पे 1 से 2 नवंबर को, पीओ स्तर पे 1 से 2 नवंबर को तथा 1 से 2 नवंबर को ही पीओ से विद्यालय स्तर पे प्रश्न पत्रों के पैकेट का या एनवेलप का वितरण किया जाना
विद्यालय स्तर पर वितरण के पश्चात आकलन की किस प्रकार से तैयारी करनी है तथा उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से करना है। तो साथियों शुरू करते हैं। RKSMB के आकलन से पूर्व विद्यालयों में हमें क्या क्या तैयारी करवानी है और परीक्षा के दौरान क्या प्रक्रिया होगी, इस वीडियो के अंदर हम ये बातचीत करेंगे। तो आकलन से 1-2 दिन पूर्व मतलब 1 या 2 नवंबर को 3 से 5 नवंबर के बीच हमारे पास आकलन किया जाना है। तो आकलन से 1 या 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पैकेज सुरक्षा और भंडारण का कार्य हमें विद्यालय स्तर पर करना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा किस प्रकार से होगी। तो परीक्षा से पहले PO से आपको प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक प्राप्त करने होंगे और स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को सीलबंद करके परीक्षा के दिन ही आपको खोला जाना है। इसके साथ ही स्कूल परीक्षा प्रभारी जो है परीक्षा के दिन तक सुरक्षित भंडारण करके सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि परीक्षा के दिन तक परीक्षा प्रभारी को और विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्रों का और उत्तर पत्रों का भंडारण किया जाना है तथा उसको सुरक्षित किया जाना है। और परीक्षा प्रशासन का HM तथा प्रिंसिपल के द्वारा एक स्टाफ मीटिंग का आयोजन परीक्षा से पूर्व कर लें, जिसके अंदर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के द्वारा प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा परीक्षा के उद्देश्य एवं मूल अवधारणा के बारे में उसका रिकेप करवा दिया जाए या उसकी जानकारी प्रदान कर दी जाए। परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में अपने स्टाफ साथियों के साथ चर्चा कर ली जाए तथा सीटिंग ऑर्डर पर भी निर्णय कर लिया जाए, जिसमें रोल नंबर रिटन ऑन बेंचेज एंड बोर्ड्स। कहने का मतलब विद्यार्थियों के रोल नंबर को बेंचेस पे लिखे तथा बोर्ड्स के ऊपर लिखे। अब रोल नंबर के बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो प्रत्येक कक्षा में 1, 2, 3, 4 से रोल नंबर की शुरुआत होती है। वो रोल नंबर आप प्रदान न करें। प्रतिवर्ष परीक्षा हेतु जो रोल नंबर अलॉटमेंट शाला दर्पण पे किया जाता है उसी रोल नंबर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को रोल नंबर प्रदान करें और उनसे परीक्षा का उन्हीं रोल नंबर को उत्तर पत्रकों में ही लिखवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उनका सही तरीके से मूल्यांकन हो जाए। अदरवाइज आपके सामने एक समस्या आ सकती है। कक्षा 3 के विद्यार्थी के भी रोल नंबर 1, 2, 3, 4 होंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के रोल नंबर भी 1, 2, 3, 4 होंगे। तो सेम रोल नंबर ना रखें। जैसे कक्षा 1 के विद्यार्थियों के रोल नंबर 401, 402, 403, 405, कक्षा 3 के 301, 302, 303, 304, कक्षा 5 के 501, 502, 503, 504 इस प्रकार के रोल नंबर आप विद्यार्थियों को प्रदान कर दें। तो ये सुनिश्चित करवाया जाना आवश्यक है कि विद्यार्थियों के रोल नंबर शाला दर्पण पर जो रोल नंबर जिस प्रकार से हम अलॉट करते हैं परीक्षाओं के आयोजन से पहले वही रोल नंबर हम उत्तर पत्रकों में लिखवाएं। इसके अलावा इन्विजिलेशन का जो एलोकेशन है शिक्षकों की अदला बदली के साथ ये किया जाए। गणित विषय की परीक्षा में गणित विषय के अध्यापक को इन्विजिलेटर के तौर पे न लगा जाए। अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी विषय के इन्विजिलेटर को न लगाया जाए और हिंदी विषय में हिंदी विषय के विषय अध्यापक को उसकी परीक्षा में ड्यूटी न लगाई जाए। बदल कर हिंदी विषय में किसी दूसरे विषय को, अंग्रेजी विषय में किसी दूसरे विषय के विषय अध्यापक को इन्विजिलेटर के तौर पर लगा दिया जाए। तो ये आकलन से पूर्व हमें विद्यालय स्तर पर इन प्रक्रियाओं को कर लेना है। आकलन से 1-2 दिन पूर्व राज्य भर में जो पालन की जाने वाली जो समय सारणी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि पूरे राज्य के अंदर एक समय पर एक साथ इन परीक्षाओं का आयोजन होना है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल का ही हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने लायक ये है कि जिस दिनांक को जिस विषय की परीक्षा का आयोजन जिस समय पर करवाया जाना है उसी समय पर हमें करवाया जाना सुनिश्चित करें। विषय को चेंज करना या समय को चेंज करना हमें बिल्कुल भी नहीं है। 3 नवंबर को गणित विषय की परीक्षा 6 से 8 तक तथा हिंदी विषय की परीक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों की है। 10 से 10:30 11 बजे के बीच में 10:30 से 11:30 बजे के बीच में आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करना है। तो जिस समय पे जिस विषय की और जिस दिनांक को जिस विषय की एग्ज़ाम होनी है उसी एग्ज़ाम को करवाया जाना हमें सुनिश्चित करना है। तो संपूर्ण राज्य में इसी समय सारणी की पालना हमें करनी है। आकलन से 1-2 दिन पूर्व छात्रों के बैठने का चार्ट हमें तैयार कर लेना है और जिन कक्षों विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जाएगी उसके बोर्ड और बेंच पर उनके रोल नंबर लिख देने हैं। अब
इन्विजिलेटर किस प्रकार से बनाने हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय जिनमें केवल 2 शिक्षक विद्यालय हैं, 2 शिक्षक हैं विद्यालय में, तो उन विद्यालयों में कक्षा 3, 4 और 5 शिक्षक 1 तथा शिक्षक 2 कक्षा 3, 4 व 5 में अपनी इन्विजिलेटर का कार्य करेगा। यानी 2 शिक्षकों को कक्षा 3, 4, 5 और दूसरे शिक्षक को भी कक्षा 3, 4, 5 को आधे आधे विद्यार्थियों को बांटकर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाना। इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँ कि कक्षा विषय के शिक्षकों को पहली बात आपस में बदला जाए और एक कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बैठाया जा सकता है। यानी किसी कक्षा के अंदर, किसी विशेष कक्षा के अंदर, जैसे कक्षा 6 में 20 विद्यार्थियों का अगर आपका नामांकन है तो एक कक्षा कक्ष में 10 विद्यार्थियों को रखा जाए और दूसरे कक्षा कक्ष के अंदर अगले 10 विद्यार्थियों को रखा जाए। अधिकतम 50% विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था एक कक्षा कक्ष में किया जाए। और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल के ऐसे विद्यालय जिसमें 3 शिक्षक हैं तो कक्षा 3 व 5 के लिए एक इन्विजिलेटर जाएगा, कक्षा 3 व 4 के आधे विद्यार्थियों के लिए दूसरा इन्विजिलेटर और कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए तीसरा इन्विजिलेटर इसके अंदर जा सकता है। इसके साथ ही जब हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जिसमें 4 शिक्षक विद्यालय हैं, एक शिक्षक कक्षा 3 से 5 में, दूसरा शिक्षक कक्षा 3 से 4 में, तीसरा शिक्षक कक्षा 3, 5 और 6 में और चौथा शिक्षक कक्षा 6, 8 और 7 में और पांचवा शिक्षक कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के अंदर उसकी बैठक व्यवस्था का इस प्रकार से चार्ट और रोल नंबर तैयार किया जा सकता है। और कक्षा 1 से 10 या 1 से 12 तक के विद्यालय जहाँ पर 6 शिक्षक विद्यालय हैं उसके अंदर प्रथम शिक्षक को कक्षा 3 और 5 दी जा सकती है, द्वितीय इन्विजिलेटर को कक्षा 3 और 4 दी जा सकती है, तृतीय इन्विजिलेटर को कक्षा 4 और 5 दी जा सकती है, चौथे इन्विजिलेटर को कक्षा 6 और 8, पांचवें को कक्षा 6 और 7 और छठे इन्विजिलेटर को कक्षा 8 से 7 और 8 इन्विजिलेटर के लिए दी जा सकती है। इस प्रकार से बैठक व्यवस्था को आप कर सकते हैं तथा विषय अध्यापकों को आपस में आपको बदला जाएगा। यानी जिस विषय का अध्यापक जिस कक्षा में जिस विषय के अध्यापक की परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है उस विषय अध्यापक की ड्यूटी उस परीक्षा में नहीं दिया जाए। आकलन के दिन शिक्षक क्या निर्देश दे परीक्षा शुरू होने से पहले, इनके बारे में हम चर्चा करें तो एक प्रति व्यक्ति सिंगल टिक जैसा आपने अभ्यास चरण में किया था, यानी प्रत्येक विद्यार्थी एक सिंगल टिक अपने प्रश्न पत्र के अंदर लगाएगा। पहले हल करने के लिए एक रफ शीट का उपयोग करें और फिर OCR शीट में उत्तर दें। इसके अलावा जैसे विद्यार्थियों को एक रफ शीट प्रोवाइड करवा दी जाए जिसमें जो आंसर लिखने हैं उस रफ शीट के अंदर वो हल कर सकते हैं प्रश्न पत्र को, उसके बाद में OCR शीट में ही टिक करें। बॉक्सों पर सही निशान लगाएं और पेंसिल का प्रयोग करें। जहां तक संभव हो सके विद्यार्थियों का पेंसिल का प्रयोग करने के लिए कहें, क्योंकि उनके पास एक अवसर रहेगा, अगर कहीं गलत उत्तर उन्होंने मार्क कर दिया है तो उसको मिटाकर उसको यूज कर सकते हैं। पेन का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन पेन का प्रयोग ना करवाए तो ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के सामने गलत उत्तर पे टिक करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है तो उसको चेंज कर पाना बड़ा असंभव सी बात हो जाएगी। तो जहां तक संभव हो सके 99% तक आपको पेंसिल का ही प्रयोग करवाना है। प्रश्न को ठीक से पढ़ें तथा OCR पेपर में सीधे उत्तर न दें, पहले रफ शीट में उत्तर लिखें और उसके बाद में OCR पेपर में सही तरीके से टिक करें। कागज पर अपना नाम और रोल नंबर जो OCR सीट है या फिर कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को जो प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। और अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई शंका है तो प्रत्येक शिक्षक को ये निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले दे देने हैं कि अपना हाथ उठाएं, दूसरों के कागजों में ना देखें और आप सीधे शिक्षक से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। निरीक्षक और संग्रह शिक्षकों के द्वारा सख्त निगरानी यहाँ पर की जानी सुनिश्चित करवाएं। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए और वापस जमा करवाते समय महत्वपूर्ण बिंदु, वापस जमा करवाते समय OCR पेपर है या फिर कक्षा 3 से 5 तक के लिए जो पेपर है उसको फोल्ड नहीं करना है आप लोगों को। अगर फोल्ड करेंगे तो उसको स्कैन करने में आपके सामने समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग ग्रेड के छात्रों के पेपर अलग अलग से एकत्रित किए जाने चाहिए। जैसे कक्षा
3 के विद्यार्थियों को अलग करना है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों का अलग करना है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों का अलग करना है। जिस ग्रेड का जो विद्यार्थी है उस ग्रेड के पेपर को एक साथ इकट्ठे कर लेने हैं। आकलन के दौरान 3 से 5 के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार बच्चों की मदद कर सकते हैं जिससे वो सही तरीके से OCR भी भरे, चीटिंग भी नहीं हो। इसमें इस आकलन के दौरान एक शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी हैं जिनका आकलन किया जाना है वो बच्चे छोटे होंगे। कक्षा लगभग 6-7 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे हमारे पास होंगे, 14 साल तक के बच्चे जो हमारे पास होंगे। तो इन बच्चों का आकलन के दौरान शिक्षक की मदद की आवश्यकता होगी, और शिक्षक को क्या मदद करनी है वो इस प्रकार से है कि हिंदी विषय के जो शिक्षक हैं वो प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। पैसेज को पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए, उनको जवाब नहीं बताने हैं। शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में उनकी मदद करवा सकते हैं, प्रश्न को पढ़कर उनको सुना सकते हैं, लेकिन जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर अंग्रेजी विषय की बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद करेंगे और उन्हें प्रश्न को समझने में भी मदद करवा सकता है। यानी अंग्रेजी विषय का जो शिक्षक है उसको प्रश्न को पढ़ने में, और प्रश्न अगर विद्यार्थी की समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझा सकता है। इसके साथ ही वो इसका हिंदी अनुवाद भी करके उनको बता सकता है, ताकि प्रश्न को विद्यार्थी सही तरीके से समझ सके और उसका जवाब दे सके। मैथमेटिक्स के बारे में जब बात करें तो शिक्षक जो है प्रश्न को पढ़ने और प्रश्न को समझने में उनकी सहायता कर सकता है, पढ़ सकता है, और उनको थोड़ा सा समझा भी सकता है कि इस प्रश्न पत्र में आपको किस प्रकार का जवाब लिखना है, लेकिन आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो आकलन के दौरान जो हमारे कक्षा 3 से 5 के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार की मदद कर सकते हैं 3 से 5 के विद्यार्थियों को, वो हमें इसके ऊपर ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु ये थे। नकल व चीटिंग करने से विद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें नकल और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ ये चर्चा की थी। राज्य और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक HM को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, अगर आपके विद्यालय में नकल या चीटिंग करवाई जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस आकलन का मुख्य रूप से जो आयोजन किया जा रहा है, कोविड-19 की वजह से विद्यालयों के लर्निंग लॉस जो हुआ है उसकी दक्षता स्तर को प्राप्त करने के लिए आकलन करवाया जा रहा है। अगर आप चीटिंग करवाते हैं या नकल करवाते हैं तो विद्यालय कक्षा स्तर पे है या कक्षा से निम्नतम स्तर पे है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी, और कक्षा स्तर तक लाने में विद्यार्थी के सामने बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो नकल व चीटिंग हमें नहीं करवानी है, और अगर फिर भी नकल व चीटिंग करवाई जाती है तो राज्य और जिला स्तर पर एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। जो दिशा निर्देशों का अगर पालन जो विद्यालय नहीं करता है उसके प्रधानाध्यापक और HM को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, और स्कूलों के डाटा का विश्लेषण इसमें किया जाएगा। यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे के पूरे विद्यालयों को एक पुनः परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। पूरे के पूरे विद्यालय को डेटा का विश्लेषण करने के पश्चात हम ये पता किया जाएगा कि अगर किसी विद्यालय ने नकल की है तो पूरे विद्यालय को इसके पूरे परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शैक्षणिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शैक्षणिक प्रदर्शन कैसा है, बच्चे निम्नतम अंक प्राप्त कर रहे हैं, इसका कोई निगरानी नहीं होनी है। वो शिक्षकों के सहयोग के लिए इस आकलन को करवाया जा रहा है ताकि उपचारात्मक शिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर नकल किसी समय पर किसी विद्यालय के द्वारा करवाई जा रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आकलन के पश्चात OCR की प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको OCR किस प्रकार से अपलोड करना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो हम निम्न बिंदु से माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। OCR का उपयोग क्या है? देखिए, जो OCR हमें जो प्रोवाइड की गई उसका उपयोग क्या है। उत्तर पत्रक के 4 कोनों पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इस फोटो के अंदर अगर हम देखें तो जो लाल गोलों के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर पत्रक के चारों कोनों पर ये QR कोड है। तो उत्तर पत्रक की फ़ोटो खींचते समय इस QR कोड के द्वारा जांच और डाटा एंट्री स्वतः ही हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जब उत्तर पत्रक की आप फ़ोटो खींचते हैं तो इन चारों QR कोड का आपकी फ़ोटो के अंदर होना आवश्यक है। अपलोड करते समय इन चारों QR कोड का दिखाई देना
आवश्यक है। अगर ये दिखाई नहीं देते हैं तो डाटा एंट्री और जांच नहीं हो पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान देना है कि ओसीआर का प्रयोग करते समय जब आप फ़ोटो खींच रहे हैं या फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं तो ये चारों कोनों पर स्थित क्यूआर कोड को भी उस फ़ोटो के अंदर लिया जाना सुनिश्चित करें। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के बारे में देखें तो क्यूआर कोड नहीं दिखेगा, परंतु घबराना नहीं है। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के पेपर में क्यूआर कोड नहीं है, जैसा कि हमें इस पेपर के अंदर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्यूआर कोड आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग एक समान ही रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर आपके आपके प्रश्नों के जवाब इसी में टिक लगवाए गए हैं, तो इसमें क्यूआर कोड नहीं है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बिंदु है। ओसीआर के सही उपयोग के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 3 से 5 नवंबर को परीक्षा के आयोजन करवाने से पहले 1 नवंबर के बाद आपको आरकेएसएमबी के ऐप को अपडेट कर लेना है। सबसे पहला काम आपको जो करना है कि आरकेएसएमबी के ऐप को आपने अपडेट कर लिया। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ऐप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अपडेट के बाद आप कक्षा में अभ्यास करवाएं। सैंपल पेपर इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत के प्रश्न 2 में साझा किए गए हैं। कृपया इनका प्रिंट लेकर कक्षा में अभ्यास करवाएं। अभ्यास करवाने के लिए आपको ओसीआर शीट का फोटो खींचकर ऐप पर डाउनलोड करना होगा और अभ्यास के दौरान ये सुनिश्चित करें कि विषय अध्यापक की मैपिंग और विद्यार्थियों की जानकारी ऐप पर सही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु कि जिस विषय का अध्यापक जिस कक्षा में पढ़ा रहा है उसकी मैपिंग और जो विद्यार्थी उस कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी विशेष कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जानकारी सही तरीके से दे रखी हो। आकलन के पश्चात हमें क्या करना है? आकलन के पश्चात विद्यालय स्तर पर क्या किया जाना है? यदि आपने पिछले पन्ने की बातों को ध्यान में रखा तो आप इस स्टेप के लिए तैयार है। यानी ओसीआर पत्रक को मोड़ना नहीं है, चारों कोनों पे लिखे हुए जो क्यूआर कोड है उसका ध्यान से फोटो खींचते समय ध्यान रखना है। तो ओसीआर शीट को ध्यानपूर्वक आप बच्चों से इकट्ठा करें। ध्यान रहे शीट को मोड़ना नहीं है। एक शीट को स्कैन करके ऐप में अपलोड करें और कोशिश करें कि आकलन के दिन ही पेपर को ऐप पर अपलोड कर दिए जाएं। सभी उत्तर पत्रक अपलोड करने का जो आखिरी दिनांक है वो 7 नवंबर है। तो हमें कोशिश करनी है कि 3 नवंबर को जिस विषय का पेपर लिया जाना है उस विषय के पेपर को 3 नवंबर को ही ऐप के ऊपर अपलोड कर दें। 4 नवंबर को पेपर जिस विषय का है उस विषय के पेपर को 4 नवंबर को ही अपलोड कर दें और 5 नवंबर का जिस विषय का पेपर है उसको 5 नवंबर को ही पेपर अपलोड कर दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके विद्यालय में स्कूल में इंटरनेट की अगर उपलब्धता है तो स्कूल में ही पेपर को स्कैन करें और स्कैन करके आप ऐप के ऊपर अपलोड कर दें। इसके अलावा अगर स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है तो पेपर को घर पर स्कैन करें और जहां इंटरनेट की उपलब्धता हो वहां जाकर इसको अपलोड कर दें। अब ऐप के आकलन का चरण क्या होगा? अब आकलन करते समय आपको ऐप को किस प्रकार से यूज़ करना है? तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको होम पेज पर आरकेएसएमबी के ऐप को खोल लेना है और लॉगिन होने के पश्चात होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है। पहला बिंदु स्टार्ट असेसमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी कक्षा और अपने विषय को चुनना है कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और कौन से विषय के ओसीआर को आप अपलोड करने वाले हैं। और तीसरा जो स्टेप होगा उसमें से आपको किसी एक छात्र को चयन करना है। तीसरे स्टेप में किसी एक छात्र का चयन करना है। एक छात्र का चयन करने के पश्चात स्टेप 4 के अंदर आपके सामने फोटो अपलोड बटन दिखाई देगा। उस फोटो अपलोड बटन पर ग्रीन कलर में जो होगा फोटो अपलोड जो बटन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जो ही फोटो अपलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन कैमरे का होगा और दूसरा ऑप्शन गैलरी का होगा। कैमरे वाले ऑप्शन में है तो आप अपनी ओसीआर शीट को लें और कैमरे से फ़ोटो खींचकर डायरेक्ट आप अपलोड कर दें। और अगर गैलरी का ऑप्शन आपने लिया है तो आपने पहले से जो फ़ोटो खींच रखा है तो उस फोटो को गैलरी से सिलेक्ट करके आप ओसीआर में अपलोड कर दें। और कैमरे
का उपयोग करके जो 6th स्टेप जो आपको दे रखा है उसमें कैमरे का जो आप उपयोग करते हैं, कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR को अभ्यास छवि को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने अभ्यास के चरण के अंदर आपने किया हो। ऐप के आकलन का जो चरण 7वां स्टेप जो होगा, आपने फ़ोटो अब अपलोड कर दिया है तो फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात स्टूडेंट की कंफर्मेशन के लिए होगा कंफर्म स्टूडेंट नेम। आप जिस विद्यार्थी का आकलन प्रपत्र अपलोड करने वाले हैं उस स्टूडेंट के नेम को आपको कंफर्म करना है। इसके बाद में जो ही आप कंफर्म करेंगे तो इमेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो इमेज आपने की है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। या फिर आपके सामने एक एरर मैसेज आ सकता है, और एरर मैसेज अगर आपके पास आता है तो उसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आपने फ़ोटो सही तरीके से नहीं खींचा है, या फिर जिस विद्यार्थी का फ़ोटो अगर आपको अपलोड करना है उस फ़ोटो को आपने अपलोड नहीं किया है, तो ये एरर मैसेज आपको दिखाई दे सकता है। तो आप सही विद्यार्थी को चयन करके और फ़ोटो को सही तरीके से खींचकर आप इस ऐप पे अपलोड करें। इसके आकलन 10 के अंदर अगर देखें तो इसका स्टेप 10 है। आकलन को पूरा करने के पश्चात आपको 100 सिक्के दिए गए आपके लिए प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी होंगे, और 11वें चरण में कक्षा का आकलन पूरा करने के लिए एक पदक भी आपको प्रदान किया जाएगा। अब ऐप का कैमरा प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, इसके लिए फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें, कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन करें और कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति दें और फ़ोटो पर क्लिक करें और उसको चुनें। अब हम अगले बिंदु पर अगर हम चर्चा करें, OCR अपलोड हेतु हमें ध्यान योग्य देने जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु, ये बिंदु महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। OCR को आपको स्वयं को चेक नहीं करना है, या किसी प्रकार का कोई निशान या हस्ताक्षर OCR पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं करना। अगर आपने पेपर कलेक्ट कर लिए हैं तो उत्तर पत्रक पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। और यदि बच्चा, जो महत्वपूर्ण बात, यदि गलती से बच्चा एब्सेंट मार्क कर दिया गया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा उस बटन को दबाकर रखें। इसके बाद आपको विद्यार्थी के नाम का एक बटन दिखेगा, उसको दबाएं और OCR शीट को अपलोड कर दें। और यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हुआ है तो 7 नवंबर से पूर्व उसका आकलन करवाएं और OCR शीट को अपलोड करें। कोशिश करें कि विद्यार्थी अनुपस्थित ना हो। ध्यान दें कि बच्चे केवल टिक कर रहे हों, किसी प्रकार के गोले या निशान का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हों। तो OCR के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फ़ोटो खींचते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बारे में बात करें, OCR पत्रक को फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको रखना है। एक फ्लैट सरफेस पे OCR पत्रक को रखें ताकि फ़ोटो क्लियर आए। OCR उत्तर पत्रक को ऐसी जगह पर रखें जहां रोशनी पर्याप्त हो। OCR उत्तर पत्रक को कागजों के ढेर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखें। OCR उत्तर पत्रक को आप मोड़े भी नहीं। कैमरे को OCR उत्तर पत्रक के सामने रखें, झुकाए नहीं। कैमरे को झुकाना नहीं है, OCR उत्तर पत्रक के सामने रखकर आप फोटो खींचें। फोटो में OCR उत्तर पत्रक के चारों कोने दिखाई देने चाहिए। आधा कटा फटा OCR के उत्तर पत्रक का फोटो आपको नहीं खींचना है। सुनिश्चित करें कि क्लिक की कोई OCR उत्तर पत्रक की फोटो उसी कक्षा और विषय से संबंधित है जिसे ऐप से चुना गया है। यानी जिस कक्षा और जिस विषय की फोटो, उत्तर पत्रक की फोटो आप लेकर क्लिक कर रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना है। और जो क्लिक की गई फोटो है वो धुंधली नहीं होनी चाहिए। तो ये निम्न बिंदु जो है आपको फोटो खींचते समय ध्यान रखना है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि फ़ोटो खींचते समय आमतौर पर जो पाई जाने वाली जो त्रुटियां हैं उनके बारे में। पहली त्रुटि तो ये होती है कि विद्यार्थी का फ़ोटो आप अपलोड नहीं करें। विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा हो और एग्ज़ाम देते समय विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड नहीं करें। गलत कक्षा विषय की फ़ोटो अपलोड ना करें। अन्य पुस्तक की फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। दूर से आपको फ़ोटो नहीं खींचना है। धुंधली फ़ोटो आपको नहीं खींचनी है। और कागज़ के बंडल को एक साथ
ना रखें। तो ये आमतौर पर सामान्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली कुछ त्रुटियां हैं जो सामान्यतया लोग करते हैं। और फ़ोटो खींचते समय आमतौर पर जो पाए जाने वाली जो त्रुटियां हैं वो ये हमको मिल सकती है कि उत्तर पत्रकों को स्वयं नहीं जांचे। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो उत्तर पत्रकों को स्वयं जांच देते हैं। अगर आपने टिक कर दिया तो ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडर OCR जो है उसको रीड नहीं कर पाएगा और आपके उत्तर पत्र का असेसमेंट नहीं हो पाएगा। कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पत्र अपलोड आपको नहीं करने हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए OCR के जो उत्तर पत्रक दिए गए हैं वही आपको अपलोड करने हैं। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र आपको अपलोड करने हैं। तो ये विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र को आपको अपलोड नहीं करना है। टिक के अलावा कोई और निशान नहीं लगाएं। कुछ बच्चे बॉक्सेस को ब्लैक कर देते हैं, कुछ और निशान लगा देते हैं, तो कोई दूसरे निशान आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं सिवाय टिक के। और सबसे अंतिम जो बात है कि वाटर मार्क के साथ फोटो न खींचे, जिसमें कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे हैं जिसके अंदर टाइम स्टेप के साथ या कोई दूसरा कैमरा ऐप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर वाटर मार्क अगर आ रहा है तो वाटर मार्क के साथ आपको फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके मोबाइल के साधारण कैमरे से आपको फ़ोटो खींचकर आपको अपलोड करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि वाटर मार्क के साथ आपको फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं भेजना है। इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल DK एडू वर्ल्ड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम वीडियो हम आपके लिए ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे से जुड़े रहने के लिए।